मलयालम सिनेमा ने रिसेंट ईयर्स में एक के बाद एक मास्टरपीस डिलीवर किए हैं। जब बात साइकोलॉजिकल थ्रिलर की आती है तो इंडिया में शायद ही कोई इंडस्ट्री होगी जो कि आपको सरप्राइज करती हो सिवाय मलयालम सिनेमा के। आज की फिल्म होने वाली है लेवल क्रॉस, और हाँ, लेवल क्रॉस के क्लाइमैक्स में दिल थाम के बैठिएगा। ऐसा क्लाइमैक्स शायद ही कभी इंडियन ऑडियंस ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे वीरान इलाके से जहां पर कोई नहीं है सिवाय एक इंसान के। उस इंसान का नाम रघु है। रघु पिछले 10 सालों से इस रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन की जॉब कर रहा है। इन 10 सालों में रघु ने न किसी को देखा है और न ही किसी से बात की है। उसके पास एक गधा है और वो गधे से ही बात करता रहता है। जिस रेलवे क्रॉसिंग पर रघु गेटमैन की जॉब करता है उस रूट से हर रोज केवल 3 ही ट्रेन गुजरती हैं। रघु अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस है और ईमानदार भी। वह हर रोज सुबह 4 बजे उठता है क्योंकि 4:30 बजे एक ट्रेन आती है और रघु को उसे हरी झंडी दिखानी होती है। हर रोज की तरह जब दूसरी ट्रेन इस रूट से गुजर रही थी तभी अचानक से रघु ने देखा कि ट्रेन से कोई चीज़ नीचे गिरी है। वह तुरंत ही उसके पास जाने लगता है। जब रघु उसके पास पहुंचा तो रघु ने देखा कि वो तो एक लड़की है और यहाँ रघु ने 10 साल से पहली बार इंसान को देखा था। वो चुपचाप थोड़ी देर उसे देखता रहा। थोड़ी देर के बाद रघु ने उसे अपने कंधे पर उठाया और उसे अपने घर लेकर आ गया। जब रघु उसे घर लेकर आ गया था तब भी वह उसे घूर कर देख रहा था। एक तो वह इंसान थी, ऊपर से लड़की थी। लड़की बहुत सुंदर थी। थोड़ी देर के बाद ही उस लड़की को होश आ जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके बदन पर काफ़ी सारे चोट के निशान हैं। रघु उसे बताता है कि तुम ट्रेन से नीचे गिर गई थी, तुम धूप में पड़ी थी, तुम्हारी हालत और भी बिगड़ सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। रघु उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम ट्रेन से कैसे गिरी। वो लड़की रघु को बताती है जब वो टॉयलेट की तरफ जा रही थी तभी अचानक से उसने 2 लड़कों को लड़ते हुए देखा। जब वो उनके नज़दीक गई तो उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। वह अपना नाम चेताली बताती है। चेताली रघु से बताती है कि उसके पति भी उसी ट्रेन में थे और वे काफ़ी चिंतित होंगे और वो उसे ढूंढ भी रहे होंगे, इसलिए मुझे किसी भी हालत में वहां पहुंचना होगा। लेकिन रघु चेताली से कहता है कि यहाँ से कहीं भी जाना आसान नहीं है क्योंकि आजू बाजू ना तो कोई वाहन है ना तो कोई घर है। तुम बहुत दूर तक मीलों चलती रहोगी लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन चेताली रघु की बात नहीं मानती है। वह अकेले ही शाम होते ही निकल पड़ती है। वह बहुत दूर तक सफ़र तय करती है लेकिन रघु की बात सच थी। उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर से रघु उसे वापस लेकर आया। मालूम चलता है कि रघु चेताली का पीछा कर रहा था। रघु जानता था कि चेताली ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। रघु चेताली से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पति जल्द ही तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। अब रात हो चुकी थी। रघु चेताली के लिए खाना लेकर आया था। खाने में केवल चावल थे, वो भी उबले हुए। रघु चेताली को बताता है कि ये चावल और सारी सामग्रियाँ मुझे बहुत दूर से लानी पड़ती हैं, लगभग 30 मील दूर से, इसलिए इस खाने को वेस्ट मत करना। तो चेताली उस खाने को चुपचाप खा लेती है। अब काफ़ी रात हो चुकी थी इसलिए रघु ने चेताली के सोने के लिए बिस्तर कर दिया था। रघु ज़मीन पर सोने वाला था लेकिन चेताली को रघु के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वह बार बार उठ कर रघु को देख रही थी कि कहीं ये आदमी उसके साथ बुरा भला ना कर दे। जब बार बार उठकर चेताली देख रही थी तो ये बात रघु ने भी देख ली थी। तो रघु चेताली से कहता है कि तुम आराम से सो जाओ, मैं बाहर ही जाकर सो जाता हूँ। बाहर जाकर रघु अपने गधे से बात करने लगता है और ये सारी चीज़ें चेताली देख रही थी। कहीं ना कहीं उसे रघु के ऊपर डाउट हुआ कि ये पागल तो नहीं है, लेकिन फिर वो कमरे में बेफिक्र होकर सो जाती है। अगली सुबह वह एक बुरे सपने के साथ उठती है और रघु उसके लिए काली चाय बनाकर लाता है। यहाँ पर चेताली बताती है कि उसे काली चाय ही पसंद है। रघु कहता है कि मुझे भी काली चाय पसंद है। रघु बताता है कि उसके पास एक गधे के अलावा 3 बकरियां और 3 मुर्गियां भी हैं, जिससे दूध और अंडे की कमी नहीं रहती है। साथ ही ये बताता है कि उसे बात करने का बहुत
शौक है, लेकिन बात करने के लिए यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, इसलिए वह अपने गधे से ही बात करता रहता है। कल रात को भी वह अपने गधे से ही बात कर रहा था। रघु चेताली को एक और बात बताता है। वह उससे कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छिपाई है, वो यह है कि यहाँ पर एक रेलवे का टेलीफोन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को उससे कॉल नहीं कर सकते। जब वहाँ से ट्रेन निकलती है तो वही लोग मुझे कॉल करके बताते हैं, तो अगली बार जब कॉल आएगा तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा, ताकि तुम्हारे पति को तुम्हें ढूंढने में परेशानी नहीं हो। थोड़ी देर के बाद टेलीफोन बजता है और जब चेताली के बारे में रघु कहने ही वाला था, तभी चेताली यहाँ आ जाती है और फ़ोन कट कर देती है। तो थोड़ी देर के लिए रघु हैरान रह गया था। चेताली रघु से कहती है कि मैंने भी तुमसे एक बात छिपाई है, पर मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए नहीं बताया था, लेकिन अब मुझे तुम पर भरोसा है और मैं अब तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। चेताली रघु को बताती है कि उसे किसी ने ट्रेन से नहीं फेंका है, बल्कि मैं अपने पति के डर की वजह से वहाँ से कूदी हूँ। वह एक डॉक्टर है, साइकाइट्रिस्ट, और उसके पति का नाम सेंजो है। और कुछ समय पहले ही चेताली की मुलाकात सेंजो से हुई। सेंजो दरअसल चेताली का पेशेंट था। सेंजो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा था। उसकी शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन सेंजो उससे बेहद प्यार करने की वजह से उसके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो अपनी पत्नी को भूल ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। चेताली ने उसका इलाज डॉक्टर बनकर नहीं, दोस्त बनकर किया। धीरे धीरे करके सेंजो ठीक होने लगा और अब सेंजो और चेताली बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम बिता लिया था, इसलिए सेंजो ने चेताली को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। चेताली यहाँ पर मना नहीं कर पाई और झट से हाँ बोल दिया। लेकिन शादी के बाद जो हुआ चेताली ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। शादी के बाद सेंजो का एक अलग रूप देखने को मिला। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और ड्रग्स और भी सारे नशा करता। वह चेताली को मारा भी करता था। चेताली बताती है कि उसके घर वालों ने उसे मना किया था कि तुम उस लड़के से शादी मत करो, क्योंकि वह एक पागल है, वह कभी भी बदल सकता है। लेकिन चेताली ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उसने तो सेंजो से शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अब चेताली नहाने के लिए जाने लगती है। रघु बताता है कि यहाँ नहाने के लिए दूर से पानी लाना पड़ता है। चेताली जब नहा रही होती है तो रघु उसे चोरी से देख रहा होता है। जब चेताली नहाकर लौटी तो चेताली ने रघु से पूछा कि आखिर तुम कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो। तो रघु बताता है कि वो पिछले 10 सालों से यहाँ पर काम कर रहा है और यहाँ पर समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बिल्कुल ट्रेन की तरह समय गुजरता है। साथ ही रघु पूछता है कि तुम्हारे पीठ पर वो निशान कैसा है। तो चेताली को पता चला कि वो उसे नहाते समय शायद चोरी से देख रहा था। चेताली ने कहा कि ये सारे निशान मुझे सेंजो ने ही दिए हैं। चेताली फिर रघु से कहती है कि इस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, तुम्हें शादी करनी होगी और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा, वरना एक दिन तुम तो यहीं पर मर जाओगे। लेकिन रघु कहता है आखिर वो शादी करे भी तो किससे करे, उसने पिछले 10 सालों से इंसान नहीं देखा था। 10 सालों के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो फिर शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चेताली यहाँ पर फिर से सेंजो के बारे में बताने लगती है कि मुझे सेंजो की डायरी के बारे में पता चला था। उसमें लिखा था कि सेंजो की पत्नी को दरअसल सेंजो ने ही मारा है। उसकी जो नर्स है उसे भी सेंजो ने ही मारा है। उस डायरी में सेंजो ने सब कुछ लिखा था। जब चेताली ने डायरी पढ़ ली तो सेंजो उसे भी मारने लगा था। ये बात पुलिस को पता चली तो वो लोग सेंजो को पकड़ने उसके घर आने वाले थे, लेकिन सेंजो को जब ये बात पता चली तो वो चेताली को लेकर रेलवे स्टेशन आ गया। तो रेलवे स्टेशन पर जो भी पहली ट्रेन मिली उसी से हम लोग जाने लगे। लेकिन सेंजो ट्रेन में सो रहा था और मैं टॉयलेट का बहाना करके ट्रेन से कूद गई। तो अब ट्रेन आने का टाइम हो गया था और ऐसा पिछले 10 सालों में पहली बार हुआ था जब रघु ट्रेन की टाइमिंग भूल गया था, वो भी सिर्फ चेताली की वजह से। वो बहुत खुश था क्योंकि चेताली के साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और अब चेताली भी रघु के साथ हाथ बटाने लगती है। वो खाना बनाना स्टार्ट कर देती है, साथ ही वो घर की साफ सफाई भी करने लगती है। लेकिन चेताली के हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग जाती है जिसे देखकर चेताली हैरान रह जाती है। उसने कुछ अखबार की कटिंग में देखा कि एक आदमी 4 आदमी को मारकर फरार हो चुका है और जो रियल में रघु है।
उसकी आइडेंटिटी भी यहीं पर मौजूद थी। मतलब कि गेट कीपर के रूप में रघु तो कोई और ही शख्स था, और ये आदमी तो उस आदमी की आइडेंटिटी चुरा कर रह रहा था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद चैताली के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या करना है। थोड़ी देर के बाद रघु यहाँ पर आया तो चैताली ने उसकी तरफ चाकू दिखाया और कहा कि आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रघु कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे हाथ सारी चीज़ें लग चुकी हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें सच नहीं हैं। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ क्योंकि तुमने भी मुझे सारा सच बताया है। वो फ्लैशबैक में ले जाता है और बताता है कि बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने एक लड़की सिलेक्ट की थी। उस लड़की से जब मेरी मीटिंग हुई तब मैंने पहले से ही उसे बता दिया कि एक लड़की से मैं प्यार किया करता था और वो किसी बड़े आदमी से प्यार करती थी और उसी के साथ भाग गई। रघु उस लड़की से साफ साफ कह देता है कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो तो मुझे पहले से ही बता दो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन लड़की को कोई भी पसंद नहीं था, जिस वजह से उन दोनों की शादी हो जाती है। रघु इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो लड़की भी बहुत अच्छी थी। कुछ दिन के बाद उसने अपने चाचा के लड़के को भी बुला लिया था। वो इसलिए कि रघु के पास कुछ खेती थी, उसमें वो काम किया करता था। अब 1 साल बाद उनका एक बच्चा हुआ और उनकी खुशी डबल हो गई। तभी उसने देखा कि उनके चाचा के लड़के की शादी नहीं हो रही है। उन्होंने कई लड़कियों को देखा लेकिन उसे लड़की पसंद नहीं आ रही थी। जब उसे लड़की पसंद आ जाती तो मेरी वाइफ को लड़की पसंद नहीं आती। कुछ साल बाद उन्हें एक और बच्चा हुआ। उनकी खुशी और भी दोगुनी हो गई, लेकिन भूकंप आने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। अकाल पड़ने लगा और अब उसने डिसाइड किया कि वो अब और बच्चे नहीं करेगा। वो अपनी पत्नी को बिना बताए ही चला गया नसबंदी कराने के लिए। लेकिन डॉक्टर यहाँ बताते हैं कि तुम्हें नसबंदी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम तो बाप बन ही नहीं सकते। ये सुनने के बाद वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। वो तुरंत ही जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ और उसके चाचा का लड़का इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। उसकी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और उसने एक धारदार हथियार उठाया और अपने चाचा के लड़के समेत पत्नी और दोनों बच्चों को भी मार देता है। यह सारी बात वो रो रो कर बता रहा था। वह कह रहा था कि मेरी जगह पर कोई और होता तो शायद वह भी यही करता। ये बात चैताली भी बहुत अच्छे से जानती है और वो ये सब बहुत अच्छे से समझ रही थी। फिर बताता है कि जब मैंने चारों को मारा तो पुलिस ने मेरा पीछा किया और मैंने भागने की कोशिश की। भागते भागते मैं इस जगह पर पहुंच गया जहां पर रघु नाम का एक गेट कीपर रहा करता था। मैं उन्हीं के साथ रहने लगा और खेती बाड़ी करके यहाँ पर टाइम बिताने लगा। लेकिन अचानक से एक दिन उनकी भी मौत हो जाती है और मैंने उनकी आइडेंटिटी चुरा ली। ये सब सुनने के बाद चैताली को उसके ऊपर तरस आ जाता है। वो उसको सपोर्ट करने लगती है। वो कहती है कि आज के बाद तुम्हें अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसलिए मैं अब पानी लेने जा रही हूँ, लेकिन पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। ये बात रघु ने चैताली को पहले भी बता रखी थी। फिर भी चैताली कहती है कि मुझे जाना है। देर हो चुकी थी, चैताली वापस नहीं आई। यहाँ पर रघु को चैताली की बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन तभी रघु देखता है कि एक आदमी की एंट्री हुई है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सेंजो है। सेंजो रघु से पूछने लगता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी इंसान को देखा है। रघु कहता है कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सेंजो ने तो लड़की के बारे में पूछा ही नहीं। सेंजो तुरंत ही समझ जाता है कि ये आदमी उससे ज़रूर कुछ छिपा रहा है। वो उससे बार बार पूछ रहा था, लेकिन जब वो नहीं मान रहा था तो उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। वो बहुत देर तक फाइट करते हैं, दोनों ही बराबरी की मार कर रहे हैं। सेंजो कहता है कि अगर तुमने उसे देखा है तो प्लीज़ मुझे बता दो। उसका इलाज चल रहा है, अगर उसका इलाज सही तरीके से नहीं चला तो उसको खतरा हो सकता है और जो इंसान उसके साथ रहता है उसे भी खतरा हो सकता है। यहाँ पर सेंजो बताता है कि मैं डॉक्टर सेंजो हूँ, मैं उसका डॉक्टर हूँ और शिखा मेरी पेशेंट है। जबकि रघु को उसने अपना नाम चैताली बताया था। सेंजो बताता है कि चैताली एक नर्स का नाम है जिसे शिखा ने मार दिया है।
इसके बाद वह शिखा की सारी स्टोरी बताने लगता है। वह बताता है कि कुछ समय पहले शिखा मेरे पास आई थी। उसकी दिमागी हालत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैंने उसका इलाज दोस्त बनकर किया। जिस तरह जिनने शिंजो के बारे में बताया था, उसी तरह सेम वे में शिंजो ने शिखा के बारे में बताया। और लास्ट में शिंजो एक और बात बताता है कि मेंटल डिसऑर्डर तो है ही, साथ ही वह बातें भी बहुत बनाती है और आपको ऐसा लगेगा कि इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो एक बहुत बड़ा खतरा है। यह सारी बातें जब रघु ने सुनी तो उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर वो भरोसा करे भी तो किस पे करे, शिंजो पे या चेताली पे। तो यहाँ रघु शिंजो से कहता है कि वो थोड़ी देर में वापस लौट कर आता है और वह तुरंत ही चेताली के पास चला गया जहाँ पर कि वो पानी लेने गई थी। रघु चेताली से पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम शिखा है। ये सुनने के बाद चेताली समझ चुकी थी कि वो वापस आ चुका है। रघु कहता है कि मुझे सब पता चल चुका है, तुम्हारा नाम भी, यहाँ तक कि तुमने मुझे अपना नाम चेताली बताया था जबकि तुम्हारा नाम शिखा है। लेकिन चेताली उससे कहती है कि शिखा उसकी पत्नी का नाम था। अब मैं उसके पास गई तो वो मुझे जान से मार देगा। वो कहती है कि वो इसी तरह से लोगों से डॉक्टर बनकर मिलता है और मेरे बारे में बताता है कि मैं उसकी पेशेंट हूँ। लेकिन मैं तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ, तुम्हारा भरोसा जीत सकूँ इसलिए मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बताई थी। लेकिन मैं तुम्हें सच ज़रूर साबित करके रहूँगी। मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊंगी और उसे अरेस्ट करवाऊंगी। लेकिन रघु कहता है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पुलिस यहाँ पर आएगी तो वो उसे भी तो अरेस्ट करेगी, क्योंकि वो भी तो एक अपराधी है जिन्होंने लोगों को जान से मारकर यहाँ पर भाग आया है। तो चेताली यहाँ पर वापस शिंजो के पास आ जाती है। शिंजो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारा इलाज सही जगह करवाएंगे। लेकिन चेताली कहती है कि तुम्हें ये सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे ये जो इंसान खड़ा है वो एक नंबर का लल्लू लाल है, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब रघु शिंजो से कहता है कि तुम वैसे भी अपनी पत्नी को मारने वाले हो, इससे अच्छा तुम इसे यहीं पर छोड़ जाओ। हम दोनों कभी भी तुम्हारे बारे में किसी से नहीं बताएंगे, हम यहीं पर जी लेंगे बिना किसी शिकायत के। और इससे पहले शिंजो रघु से कुछ कह पाता, चेताली ने शिंजो के ऊपर वार कर दिया था, जिससे कि वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। रघु कहता है कि तुम ये नहीं करती तो मैं ये करने वाला था। लेकिन चेताली कहती है कि तुम कुछ भी नहीं करते, मुझे ये मालूम था, क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। जैसे तैसे जैसे ही शिंजो को होश आता है तो रघु शिंजो को मार डालता है। वो इसलिए मारा क्योंकि यहाँ पर रघु चेताली को बताना चाहता था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसने उसका भरोसा जीता है। वो उससे कहता है कि हमें इसकी बॉडी को दफनाना होगा। चेताली शिंजो को दफनाने के लिए कुछ चीज़ें लेने जाती है तो रघु शिंजो के जेब से सारे पैसे निकाल लेता है और उसके वॉलेट से एक स्लिप देखने को मिलती है। स्लिप दरअसल में हॉस्पिटल की थी और उसमें डॉक्टर शिंजो और उसकी पेशेंट शिखा लिखा हुआ था। रघु पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जब वो पीछे पलटा तो उसने अपने पीछे चेताली को देखा। चेताली रघु से कहती है कि चेताली नहीं बल्कि शिखा। इतना बोलने के बाद उसके ऊपर वार कर देती है। लेकिन आखिर में हमने देखा कि वार तो ज़रूर चेताली ने किया था, लेकिन मरा रघु नहीं बल्कि चेताली ही मारी गई। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि साइको किलर इन दोनों में से ही कोई होगा, या तो शिंजो या तो चेताली। लेकिन असली साइको किलर तो रघु था, क्योंकि रघु ने अपनी फैमिली की जो स्टोरी चेताली को बताई थी वो पूरी तरह से झूठ था। दरअसल में हुआ था ये कि रघु जिस लड़की से प्यार किया करता था उसने बड़े घर के लड़के से शादी कर ली थी। उनके 2 बच्चे हो गए थे और वो उन्हीं चारों लोगों को मारकर भाग गया था और भागकर यहाँ गेट कीपर के यहाँ आ गया था रघु के पास। लेकिन ऐसा लगता है कि वो रघु को भी मार दिया होगा। ये हो सकता है, ये फिल्म में नहीं बताया गया है, ये मैं बता रही हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय श्री राम।